था आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, उनके क्या रूल्स थे। तो वो लॉजिक के जो लॉ थे वो आपके क्लियर है, वो स्टेटमेंट्स क्लियर है सबकी। जी ईशा, आपके लॉ ऑफ लॉजिक की स्टेटमेंट्स क्लियर है। यस मैम। ठीक है, ये थोड़ा सा कर लें, उसके बाद मैं आपको आपकी असाइनमेंट देती हूँ। जो हम लोगों ने स्टेटमेंट्स देखी थी उसमें हमारे पास डिफरेंट लॉज थे, 12 लॉज थे, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट्स थी। अब उन लॉज को हमने देखना है इन स्टेटमेंट्स में वो कहाँ यूज होंगे, किस तरह से यूज होंगे। सपोज अब मेरे पास ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है, ठीक है, आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन नजर आ रहा है पी और, ठीक है, ब्रैकेट डबल नेगेशन पी एंड क्यू, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है। ये मेरे पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैंने इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, जितना पॉसिबल हुआ सिंप्लीफाई करना। मैंने इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग दिस लॉज, ठीक है। उन लॉज को यूज करते हुए मैंने अपनी जो मेरे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा ना उसे मैंने सिंप्लीफाई करना है। इसके सोल्यूशन देख लेते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। मेरे पास एक तरफ तो मेरा लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने इस पे डिमॉर्गन्स लॉ को अप्लाई किया, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करने से क्या हुआ कि जो मेरा एंड था, ठीक है, वो मेरा और में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और साथ में मेरे पास दूसरी तरफ निगेशन आ गया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि मेरे पास पी एंड डबल निगेशन पी, और जो मेरा एंड था वो और में कन्वर्ट हो गया एंड निगेशन क्यू, ठीक है। ये मेरा डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ की अगर स्टेटमेंट आपको क्लियर हो तो आपको पता है वो स्टेटमेंट में ये जो सारा लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये इस लॉजिकल एक्सप्रेशन के इक्वल होता है, ठीक है। अब मैंने डबल नेगेशन को खत्म करना है, ठीक है। तो डबल नेगेशन किस में खत्म होगी, डबल नेगेशन लॉ को मैं यूज करूंगी, ठीक है, क्योंकि डबल नेगेशन लॉ में हमने देखा था कि जो डबल नेगेशन पी है वो इक्वल है पी के, ठीक है। तो जहां भी डबल नेगेशन पी था मैंने उस पर क्या कर दिया, पी को अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने उसकी जगह पी पे लिखा, बाकी की वैल्यूज जो मेरी थी वो मैं वैसे ही लिख लूंगी, ठीक है। अब ये मेरे पास जो स्टेटमेंट आई है ये मेरे पास किसकी स्टेटमेंट है, ये इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एसोसिएटिव लॉ में, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि पी को दोनों को एक ही ब्रैकेट्स में ले लिया, ठीक है। उन दोनों को जब ब्रैकेट्स में ले लिया तो मेरे पास जो बाकी का बच जाएगा वो मेरे पास नेगेशन क्यू बच जाएगा। इसके बाद मैंने आइडम्पोर्टेंट लॉ मैंने इस पे अप्लाई करना है। देन वो उसकी स्टेटमेंट को अगर आप चेक करें तो उसकी स्टेटमेंट में क्या था, पी और क्यू, पी इक्वल टू पी के। अब जहां मेरे पास पी और पी था वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया, और नेगेशन क्यू मेरे पास ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है मेरे पास, इससे नेक्स्ट मैं कोई भी लॉ इस पे अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। ये मेरी स्टेटमेंट जो है वो सिंपल स्टेटमेंट है। मैंने इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करते हुए मेरे पास ये लॉजिकल एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ है। अब इस लॉजिकल एक्सप्रेशन पे मेरे पास कोई भी लॉ नहीं अप्लाई हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये किसी भी लॉ में नहीं आ रही। इट्स मीन जो मैंने अपना एक्सप्रेशन था इसको सिंप्लीफाई कर लिया और ये मेरे पास फाइनल कंक्लूजन आया है, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा लॉजिकल एक्सप्रेशन है, दूसरे लॉजिकल एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो उस पे भी डिफरेंट लॉज को अप्लाई किया। ये मेरे पास टोटल लॉजिकल एक्सप्रेशन था, ठीक है। इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, इस पे मुझे जो लास्ट पे वैल्यूज चाहिए वो सिंप्लीफाई करनी है। इस पे जितने भी लॉज अप्लाई होते जाएंगे वो मैंने करते जाना है, ठीक है। इस तरह मैंने इस पे भी पहले डिमॉर्गन्स लॉ किया, देन डबल नेगेशन आ गया, डबल नेगेशन को खत्म करने के लिए मैंने डबल नेगेशन लॉ को यूज किया, देन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को यूज किया। इस तरह से जो मेरे पास लास्ट पे वैल्यूज आई वो मेरे पास सिंप्लीफाई वैल्यू है, ठीक है। इससे मजीद मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकती, इस पे मजीद मैं लॉज को अप्लाई नहीं कर सकती। तो जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आई है जैसे पी और सी, तो नेगेशन लॉ को अगर आप चेक करें तो उसकी स्टेटमेंट में क्या है, पी और सी जो है वो इक्वल है पी के। अब लास्ट में जो मेरी वैल्यू आई है इस लॉजिकल एक्सप्रेशन से वो पी है। अब पी को मजीद में सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, ठीक है, ये मेरी फाइनल वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद उसने एक और एग्जांपल दे दी है, उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा सिंप्लीफाई स्टेटमेंट। अच्छा, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, यू विल गेट एन ए इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग, ठीक है। उसने क्या कहा है, आप ए को गेट करोगे इफ यू आर हार्ड वर्किंग। अब पी को मैंने, ये मेरे पास एक स्टेटमेंट थी, ये है कंपाउंड स्टेटमेंट्स मेरे पास, ठीक है। इसमें मेरे पास तीन स्टेटमेंट्स आ रही है जिन्हें मैंने कंपाउंड कर लिया है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या थी, यू आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, इसको मैंने पी से डिनोट कर लिया, एंड द सनशाइन,
दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास क्या आई, द सनशाइन, इसको मैंने क्यू से डिनोट कर लिया। और यू आर आ हार्ड वर्किंग, ठीक है, ये स्टेटमेंट पहले ही मेरे पास पी में आ चुकी है। एंड इट्स रेन, ये मेरे पास तीसरी स्टेटमेंट है, इट्स रेन, इसको मैंने आर से डिनोट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं सिंबल्स यूज कर रही हूँ पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे अब जो भी आपको स्टेटमेंट दी जाएगी ना, अब ये आप पे डिपेंड करता है आप वहां पे कौन से सिंबल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर यू आर हार्ड वर्किंग, आप यहाँ पे एच भी यूज कर सकते हो। द सनशाइन, यहाँ पे आप एस भी यूज कर सकते हो। इट्स रेन, इस पे आप आर यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये आपने अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल्स यूज करने हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास तीन स्टेटमेंट्स थी, ठीक है, तीन स्टेटमेंट्स को मैंने तीन सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मेरे पास कंडीशन क्या थी, यू विल गेट एन ए इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग, ठीक है। यू आर हार्ड वर्किंग, कौन सा सिंबल उसके लिए हम यूज करें, पी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया पी। एंड द सनशाइन, एंड के लिए मैंने एंड का सिंबल यूज किया। और सनशाइन कहाँ मेरे पास आ रहा है, क्यू में, तो मैंने वहां पे क्यू लिख लिया, ठीक है, क्यू मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, और का कंडीशन यूज हो रही है। और के लिए मैंने क्या यूज किया, वेल का सिंबल यूज किया। यू आर अ हार्ड वर्किंग, यू आर हार्ड वर्किंग के लिए मैंने देन दोबारा किसको यूज किया, मैंने पी को यूज किया, पी आ गया मेरे पास। एंड के लिए मैंने क्या यूज किया, हैड को यूज किया। इट्स रेन मेरे पास, मुझे पता है इट्स रेन को मैं आर के साथ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैंने आर लिख लिया। ये मेरे पास अब लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया इस स्टेटमेंट का, ठीक है। इस स्टेटमेंट को पहले तो मेरे पास जितनी भी स्टेटमेंट थी मैंने उनको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। मैंने देखा मेरे पास तीन स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो मैंने उन तीनों को सिंबल्स दे दिए। अब सिंबल्स दे दिए, अब इन सिंबल को मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से स्टेटमेंट रीड करना शुरू की, ठीक है। स्टेटमेंट रीड जब मैंने की, तो मुझे पता है सबसे पहले उस पर लिखा हुआ यू आर हार्ड वर्किंग, मतलब पी है, ठीक है। एंड द सनशाइन, एंड का सिंबल यूज किया, दूसरी स्टेटमेंट को मैंने कर दिया, ठीक है, वो क्यूज के साथ सिंबल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। देन मेरे पास और आ रहा है, मैंने और का सिंबल यूज किया। उसके बाद मेरे पास जो स्टेटमेंट आ रही है वो पी की स्टेटमेंट आ रही है, मैंने पी पे लिख दिया। एंड आ रहा है तो मैंने एंड लगाया, और उसके बाद मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट आ रही है, आर की, तो मैंने आर लिख दिया है, ठीक है। ये मेरे पास मेरी कंडीशन आ गई है। अब मैंने इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ जब इनवर्स में इस पे मैंने अप्लाई किया है, तो ये स्टेटमेंट जब मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को चेक करूंगी, अगर आपके पास नोट्स हैं या आपने कहीं नोट किया हुआ है, तो आप वहां देखेंगे जो ये जो स्टेटमेंट है ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ की आई है मेरे पास, ठीक है। और ये किसके इक्वल होती है, ये होती है पी एंड क्यू और आर, ठीक है। ये इसके इक्वल आ जाती है। अब ये मेरे पास प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्रेशन था, ठीक है। और ये कौन सा ला है, ये ला मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड ला, ठीक है। जब मैं उसको चेक करूंगी स्टेटमेंट को, तो वो किसके इक्वल आएगी, वो पी के इक्वल, इस वैल्यू के इक्वल आएगी, और ये मेरे पास सिंपलीफाइड स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो मैं कैसे पढ़ूंगी, यू विल गेट एन ए इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग, मैं इसको पढ़ूंगी, इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग एंड द सनशाइन, ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या थी, द सनशाइन, और आर की वैल्यू क्या थी, इट्स रेन। अब देखें, अब मैंने ये स्टेटमेंट जो थी ये कंपाउंड स्टेटमेंट थी, ठीक है। इस कंपाउंड स्टेटमेंट से मैंने पहले अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन कन्वर्ट किया, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशन से मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने उस पर लॉ अप्लाई किया। लॉ अप्लाई करने के बाद जो मेरे पास, देन मैंने उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया अपनी एक्सप्रेशन को, तो मेरे पास ये एक सिंपल स्टेटमेंट आ गई है जिससे क्लियरली मुझे समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों की एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपके पास 15 मिनट है, ठीक है। आपने 15 मिनट में ये एक्सरसाइज सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ की फाइल अपने नेम के साथ सेंड करनी है। इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो फर्स्ट है इसमें है, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम टाइड एंड यू आर अ स्मार्ट, ठीक है। इस पे जो लॉ आपने अप्लाई होना है ना, वो होना है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। जो दूसरी स्टेटमेंट है, इट इज नॉट टू दैट आई एम टायर्ड और यू आर स्मार्ट, ठीक है। इसमें भी आपने डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है, इसमें भी डिमॉर्गन्स लॉ होना है। थर्ड वन है, आई फॉरगेट माई पेन और माई बैग एंड आई फॉरगेट माई पेन और माई ग्लासेस। इस पे आप लोगों ने जो लॉ अप्लाई करना है वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ इन रिवर्स, वो अप्लाई होगा। और जो फोर्थ वन है उस पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ इन रिवर्स अप्लाई होगा, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को हिंट दे दी है कि किस पे कौन से लॉ अप्लाई होने हैं। फर्स्ट टू पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा, देन जो लास्ट टूज हैं उस पे होगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ इन इनवर्स, ठीक है। ये अब 4 स्टेटमेंट है आपके पास मैक्सिमम 15 मिनट्स हैं। 4:15 तक आप लोगों के ये जो फाइल है ये मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जानी चाहिए, इनके मार्क्स हैं।
आपको स्टेटमेंट में वर्ड नजर आए, ठीक है, पी और क्यू को लेके या क्यू और पी को लेके, ठीक है, इफ लगाओ, इम्प्लाइज लगाओ, देन की कंडीशन आ जाए, ओनली की आ जाए, ठीक है, जहां भी ये कंडीशन है वहां पे आपने कंपाउंड कनेक्टिव यूज कर देना है। जहां भी इंग्लिश स्टेटमेंट होगी, इनमें से कोई वर्ड होगा, इसमें वहां पे कंपाउंड कंडीशनल कनेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी एक एक्सरसाइज दी हुई है, ये आप लोगों ने खुद ही देख लेनी है, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, उसने इसको जरा सिंप्लीफाई करके बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पहली कंडीशन है, यू गारंटी योर गारंटी इज गुड ओनली इफ यू बॉट योर सीडी लेस देन 90 days अगो, ठीक है। इस पे उसने बोला है कि इफ की कंडीशन लगाएं, इफ पी देन क्यू, ठीक है। आप जो पी की वैल्यूज है उसके साथ इफ लगा दोगे, जो क्यू की स्टेटमेंट है उसके साथ क्या लगा दोगे, देन लगा दोगे। कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, कंपाउंड स्टेटमेंट को आप कनेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, पी के साथ इफ लगा दोगे, क्यू के साथ क्यू लगा दोगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इफ योर गारंटी इज गुड देन यू मस्ट हैव बॉट योर सीडी प्लेयर लेस देन 90 days अगो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, कंडीशनल, इसमें वो कंडीशनल कनेक्टिव को लगा दिया, इफ और देन को। इस तरह आपको अगर कोई कंडीशन दी जाए कि यहाँ तो इफ देन लिखा हुआ है, इसमें से भी अगर कोई कंडीशन लगाई जाए कि इनमें से कुछ लिख दें, तो आपने उसको सिंप्लीफाई कर देना स्टेटमेंट को, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश सेंटेंस टू सैम्पल्स में। सैम्पल्स में हम लोग किस तरह से करेंगे, ठीक है। मेरे पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, पी क्यू आर, ठीक है। पी पे मैंने क्या लिखा है, यू गेट एन ए ऑन द फाइनल एग्जाम, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू 1 है, ये मैं स्टेटमेंट 1 है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ पी के साथ। अब मेरे पास स्टेटमेंट 2 क्या है, यू डू एवरी एक्सरसाइज इन द बुक, ठीक है, इसको मैंने क्यू के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। एंड द लास्ट वन, यू गेट एन ए इन द क्लास, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर के साथ, ठीक है। अब इस इंग्लिश स्टेटमेंट से मैंने सैम्पल्स की तरफ किस तरह जाना है, ठीक है। मेरी स्टेटमेंट है, टू गेट ए इन दिस क्लास इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट ए इन द फाइनल, ठीक है। अब इसको कौन सी चीज किस पे अप्लाइज कर रही है, पी इम्प्लाइज आर मैंने क्यों लिखा है, देखें, टू गेट ए इन द क्लास, ठीक है। ये अब मेरी आर की कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है, इट इज नेसेसरी। अब ये आर की कंडीशन है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, फॉर यू टू गेट ए ऑन द फाइनल एग्जाम, ठीक है, ये पी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। जो मेरे पास आर की कंडीशन है ना, आर की स्टेटमेंट यहाँ पे पहले लिखी हुई है कि अगर आपको एक पीरियड चाहिए क्लास में, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, यू गेट एन ए ऑन फाइनल एग्जाम, तो आपको फाइनल एग्जाम में ए लेना होगा, ठीक है। अब जो मेरी आर की कंडीशन थी वो डिपेंड कर रही है पी पे, इट्स मीन पी इम्प्लाइज आर, क्लियर। इसी तरह से जो मेरी दूसरी स्टेटमेंट है, वाई डू यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, ठीक है, किस कंडीशन की बात हो रही है, क्यू की, यू गेट एन ए ऑन द फाइनल implies you get A in the class, ठीक है। अब इसकी जो मेरे पास है, मेरे पास जो इसका एक्सप्रेशन है वो है P एंड Q implies R। अब इसको एक्सप्लेन करें, ये P एंड Q implies R किस तरह से है, जो R है वो किस तरह से P और Q पे डिपेंड कर रहा है। जी सुमेरा, सुमेरा कमल, यस मैम। मेरा इसको जरा एक्सप्लेन करें कि जो मेरा P और Q है वो जो R की वैल्यूज है, R डिपेंड कर रहा है मेरे P और Q पे, P एंड Q implies R, इस जो एक्सप्रेशन को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी। मैम अभी तो समझ रही हूँ मैं इसे। फिर भी क्या समझ आ रही है बताओ मुझे, यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी मेरे पास, क्यू की मैम वैल्यू ये क्यू की थी, क्यू की थी। है। यू गेट ए ऑन द फाइनल, ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, ये पी की थी, ठीक है। ये फिर की थी। इम्प्लाइज यू गेट ए इन द क्लास, अब ये इम्प्लाइज और किस पे कर रहा है, थर्ड वैल्यू पे, तो थर्ड पे मैंने आर लिख दिया, जी तो इसमें मुश्किल क्या है। इसी तरह इसको करो, मैम। गेटिंग ए ऑन द फाइनल, ठीक है, ए ऑन द फाइनल, ए ऑन द फाइनल वाली मेरी कौन सी कंडीशन है, पी की कंडीशन है, ठीक है, पी यस एंड डूइंग एवरी एक्सरसाइज इन द बुक, ये मेरी स्टेटमेंट को मैंने किसे रिप्रेजेंट करा है, क्यू के साथ, तो ये मेरी एंड में क्यू आ जाएगा, एक सेकेंड, जी ठीक है, इज एंड सुफिशिएंट फॉर गेटिंग ए इन द क्लास, ठीक है, ये मेरी किसकी स्टेटमेंट है, आर की, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ, पी एंड क्यू इम्प्लाइज कर रहे हैं आर को। अब इसमें मुश्किल क्या है मुझे आप बताओ,
उसको एक्सप्लेन करो, दोबारा से एक्सप्लेन करो, दोनों एग्जांपल्स को करो। मैम समझ नहीं आ रही इसकी। अप्लाई कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखते हुए एक्सप्रेशन बना दिए हैं। मैम देखे दूसरी में एंड तो लिखा नहीं है। स्टेटमेंट तो देखे ना, 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास आ रही। यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। यू गेट ए ऑन द फाइनल एग्जाम, ठीक है, ए आपका आएगा फाइनल एग्जाम में। तो उसके बाद ये इम्प्लाइज से पहले की स्टेटमेंट्स हैं, इम्प्लाइज से पहले की स्टेटमेंट है, अपने पी एंड क्यू यहाँ पे लिख दिया। यू गेट ए इन द क्लास, इम्प्लाइज किस पे कर रहा है, आर पे, तो यहाँ पे हमने इम्प्लाइज की जगह इम्प्लाइज का सिंबल यूज किया और आर लिख दिया है। जी कायनात मुख्तार, आप इसे एक्सप्लेन करें। जी मैम। जी कायनात, क्या लॉजिक है इसके पीछे? मैम सेकंड की या थर्ड की? सेकंड की भी, थर्ड की भी। मैम सेकंड में आर की वैल्यू है हमारे पास यू गेट एन ए इन दिस क्लास, और ये वैल्यू डिपेंड कर रही है पी एंड क्यू के ऊपर, और पी की वैल्यू हमारे पास थी यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, एंड पी क्यू की वैल्यू है यू गेट एन ए ऑन द फाइनल। तो इसलिए आर की वैल्यू पी एंड क्यू पे डिपेंड कर रही है। और देन थर्ड में है P and Q implies R. R की वैल्यू हमारे पास है यू गेट एन ए इन दिस क्लास, वो वैल्यू डिपेंड कर रही है P एंड Q पे। P की वैल्यू हमारे पास है गेटिंग एन ए ऑन द फाइनल, एंड Q की वैल्यू है डूइंग एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक। P एंड Q की वैल्यू R पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए हम इसको सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में वही सिंबल्स को कर दिया है, ठीक है, प्रोपोजिशंस टू इंग्लिश। देन हमने इंग्लिश को हमने सिंबल्स में किया था, अब हमने सिंबल्स से इंग्लिश में कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके जितनी भी कनेक्टिव्स हैं उसमें आपके स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, आपके एक्सप्रेशन भी आ रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपको एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट और स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए हर कनेक्टिव के साथ, ठीक है। अब हमने क्या किया था, इंग्लिश से हमने उसको सिंबल्स में किया था, अब सिंबल्स से इंग्लिश में किस तरह से करेंगे। इसको मेरे पास 2-3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। पी पे मैं क्या कर रही हूँ, यू हैव द फ्लू, ठीक है। क्यू पे मैं कह रही हूँ यू मिस द फाइनल एग्जाम, और आर पे मैं क्या स्टेटमेंट दे रही हूँ, यू पास द कोर्स, ठीक है। मेरे पास 3 स्टेटमेंट्स है, 3 स्टेटमेंट्स को मैंने 3 सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। बहुत तेज बोल रही हूँ क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता है और टाइम बहुत कम होता है, और बहुत स्लोली चल रहे हैं हम लोग डिस्कशन के चक्कर में, और कुछ ये मीटिंग्स खत्म हो जाती हैं, तो इसलिए मैं जरा तेज बोल रही हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोपोजिशन एज अ इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है। अब मेरे पास क्या था, P इम्प्लाइज Q, ठीक है। अब P की वैल्यू मेरे पास क्या थी, यू हैव द फ्लू। देन जहां भी इम्प्लाइज है, ठीक है, इम्प्लाइज कर दे, देन कर दे, कुछ भी कर दे, देन मेरे पास Q की क्या कंडीशन थी, यू मिस द फाइनल एग्जाम, ठीक है, ये सिंपल था, इसको कर लिया। उसके बाद मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया, जो मेरे पास कंडीशन आई, वो थी निगेशन Q इम्प्लाइज आर, मतलब क्यू के साथ मैंने नॉट लगा देना है, क्यू की वैल्यू थी यू मिस द फाइनल एग्जाम, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी इफ यू डोंट मिस द फाइनल एग्जाम। डोंट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास मेरे वेरिएबल के साथ नॉट का ऑपरेटर लगा हुआ था, नॉट लगा हुआ था, इसलिए मैंने डॉट लगा दिया। इम्प्लाइज कर रहा है आर, आर की कंडीशन मैंने लिख दी, यू विल पास द कोर्स। उसके बाद जो मेरे पास थर्ड कंडीशन आ रही है वो है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू इम्प्लाइज आर, मतलब पी को भी मैंने नॉट कर देना है और मैंने क्यू को भी नॉट कर देना है और मैंने इम्प्लाइज कर देना है आर के साथ। अब पी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, यू हैव द फ्लू, यहाँ पे मैं लिखूंगी इफ यू नाइदर हैव द फ्लू, उसके बाद दोनों के साथ है ना, इसलिए मैं नाइदर और नॉर का यूज कर रही हूँ। नॉर द मिस द फाइनल एग्जाम देन यू विल द पास द कोर्स। अब अच्छा, अब आपके पास स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट से आप लोग इजीली एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हो, एक्सप्रेशन हो से आप इजीली इंग्लिश क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फोकस किस पे करना है, जो आपको गिवन दी हुई है कंडीशन, चाहे वो आपकी एक्सप्रेशन है चाहे वो आपकी स्टेटमेंट है, आपने थोड़ा सा उस पर फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है।
अब इसके ट्रुथ टेबल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ट्रुथ टेबल जब हमने एंड और नॉट के किए तो उसमें हम लोग क्या देखते थे कि अगर आपके पास कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें हम क्या करते थे, इनर मोस्ट ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते थे, उसके बाद हम आउटर मोस्ट की तरफ जाते थे। अब इसकी हायरार्की में क्या है कि सबसे पहले हम लोग निगेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। निगेशन के बाद कंजंक्शन और डिसजंक्शन जो है वो सेम लेवल पे लाया करती हैं। उसके बाद मेरे पास ये दोनों चीजें आ जाती हैं, देन मैं कंडीशनल्स को देखती हूँ, ठीक है। अब देखो ना, अब चीजें मेरे पास सारी आ रही है, नॉट भी आ रहा है, एंड भी आ रहा है, और भी आ रहा है, उसके बाद कंडीशनल भी आ रहा है। तो मैं इनको पहले किस चीज को सॉल्व करूंगी, ये भी तो कोई रूल्स के अकॉर्डिंग है, जैसे हम अलजेब्रा के रूल्स हैं, ठीक है, कि हम पहले किस चीज को सॉल्व करते हैं उसके बाद किसको करते हैं। इसी तरह से सबसे पहले जहां भी कंडीशन का ऑपरेटर आएगा उसमें हम लोग पहले देखेंगे, पहले हम नेगेशन को रिजॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट हम कंजंक्शन और डिसजंक्शन को करेंगे, देन हम लोग कंडीशनल की तरफ आएंगे, ठीक है। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया, और ये एक्सप्रेशन जो है ये मैंने वर्ड पे टेबल तो बनाए हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों से वो करवाऊं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, देन ऑब्वियसली आप लोग ही बोर्ड पे ये काम करोगे, ठीक है। अब जो मेरे पास स्टेटमेंट आ रही है, मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है जिसका मैंने ट्रुथ टेबल बनाना है कंडीशनल कनेक्टिव को यूज करते हो, मेरे पास है पी और नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। का ठीक है एक्सप्रेशन है, इसको मैंने ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मेरे पास दो वेरिएबल है, मैंने फोर रोज दी, पी और क्यू, ठीक है, डबल टू डबल फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था नेगेशन की वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। नेगेशन क्यू लिया, ठीक है, वो ऑपोजिट वैल्यूज आ गई। नेगेशन पी लिया, नेगेशन पी मुझे चाहिए था, उसकी भी ऑपोजिट वैल्यूज आ गई। उसके बाद मेरे पास जो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सॉरी, कंडीशन है वो है पी और नेगेशन क्यू, ठीक है। अब मैंने इसका पी का कॉलम वन का और कॉलम नंबर थ्री का और लिया, ठीक है। और मैं मेरे पास फॉल्स तभी आएगी जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी, अदरवाइज ट्रू आएंगी, ठीक है। वो मैंने टेबल बना लिया। अब मेरे पास इम्प्लाइज की कंडीशन आ जाती है। अब इसमें मैंने आपको बताया था जो पहली कंडीशन है ना, जो दूसरी कंडीशन है वो फॉल्स होगी तब आपकी वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू ही रहेगी, ठीक है। अब इसमें मैं कौन कौन से कॉलम को लूंगी, मैं कॉलम नंबर लूंगी 5, ठीक है। 5 कॉलम को लूंगी, ये मेरे पास फर्स्ट मेरी वैल्यू है जो कॉलम नंबर 5 है, इम्प्लाइज कर रहा है नेगेशन पी पे, मतलब कॉलम 4 पे। अब ये मेरे पास 1 है, ठीक है, ये मेरे पास 2 है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। तो मेरे पास अब मैंने देखना है, फर्स्ट कंडीशन में मेरे पास ट्रू है, सेकंड में फॉल्स है, इट्स मीन सेकंड में फॉल्स है, तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा, मैम फर्स्ट फॉल्स। फॉल्स आएगा, ठीक है। देन मेरे पास ये फर्स्ट वैल्यू है ना, क्योंकि ये देखें यहाँ से ट्रू है, ठीक है, सेकंड फॉल्स है, इट्स मीन फॉल्स आएगा। देन मेरे पास फर्स्ट वैल्यू अगर फॉल्स की आ रही है, ठीक है, सेकंड मेरे पास ट्रू की आ रही है, इट्स मीन मेरे पास ट्रू है। उसके बाद मेरे पास दोनों ट्रू है, इट्स मीन मेरे पास ट्रू है। इसमें आप लोगों ने अच्छा एक ये चीज के, ये मैंने फर्स्ट क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे ये पहले नंबर पे है, उसके बाद इम्प्लाइज किस पे कर रही है, पी पे, मतलब ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट है, तो मैंने इन दोनों को देखना है इधर से, इस तरह कॉलम नंबर 5 और 4 को देखना है। 5 मेरे पास फर्स्ट, देन मेरे पास जो फोर्थ है वो मेरे पास सेकंड नंबर पे है, तो इन दोनों में मेरे पास अगर सेकंड फॉल्स होगी तभी फॉल्स आएगी, और अदरवाइज मेरे पास वैल्यू जो है वो ट्रू आएंगी, जैसे मैंने स्टार्ट पे बताया था, ठीक है। इस तरह मेरे पास दूसरी एग्जाम्पल है, दूसरी एग्जाम्पल भी बिल्कुल उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग है, ठीक है, इसमें भी यही रूल्स यूज होंगे। मेरे पास है पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, इनका मैंने एंड लेना है, नेगेशन पी इम्प्लाइज आर, ठीक है। तीन वेरिएबल है तो मेरे पास कितनी रोज आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी, ठीक है। उसमें मैंने पी क्यू को फिल कर लिया, आर को कर लिया, ठीक है। पी सबसे पहले लेफ्ट साइड से सॉल्व करना शुरू किया, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू में मैंने पी और क्यू का इम्प्लाइज, ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है। इसमें मेरे पास फॉल्स तभी आएगी जब मेरे पास सेकंड वैल्यू फॉल्स है, जहां पे मेरे पास क्यू फॉल्स होगा, ठीक है, और तभी मेरे पास फॉल्स आएगी, जैसे इसमें मेरे पास क्यू फॉल्स है। इन दोनों में मेरे पास क्यू फॉल्स है, इसलिए मेरे पास ये दो स्टेटमेंट्स जो थी वो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू वो फॉल्स आ गई। इस तरह उसके बाद मुझे यहाँ पे नेगेशन पी चाहिए, मैंने नेगेशन पी ले लिया, उसके बाद मैंने इसका अलग से लिया, ठीक है, नेगेशन पी का मैंने इम्प्लाइज करवाया आर के साथ,
देन मेरा पूरा का मैं किस तरह से करवाऊंगी, मेरे पास सारी वैल्यूज हैं पी एंड क्यू, ठीक है, कॉलम नंबर मेरे पास 4, ठीक है, 1 पे आएगा, उसका मैंने एंड करवाना है, ठीक है, एंड करवाना है किसके साथ, कॉलम नंबर मैंने 6 के साथ, ठीक है, ये मेरे पास सेकंड पे आएगी। अब मैंने इनका एंड करवाना है, ट्रू 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 आएंगे, ठीक है, एंड में आपके पास अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी, जैसे ये ट्रू ट्रू है, ट्रू आ जाएगा। फॉल्स तभी आएगा, ट्रू तभी आएगा जब दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, अगर एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, सिंपल टू टेबल था कंडीशनल का। उसके बाद लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात की है, एक्सप्रेशन दिया है उसमें पूछा है कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने बता देना है कि उनकी जो सेम वैल्यूज थी वो अगर सेम है तो ऑब्वियसली वो इक्विवेलेंट में है, अगर नहीं सेम तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। अब इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जी महानूर, नो मैम। ट्रूथ टेबल तो बना लोगे ना अब आप लोग? यस कोई मैम। आओ, यस मैम, बना लेंगे। ठीक है, अब अगर कंडीशनल का कनेक्टिव यूज करना हो, उसका ट्रूथ टेबल बनाना हो तो इजीली बना लोगे, ठीक है। यहाँ भी उसने पूछा है इक्विवेलेंस का, ठीक है, अगर तो वैल्यूज ऑब्वियसली सेम आएंगी तो इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या आएगा, जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी उसमें अगर नेगेशन आ जाएगी तो वो उसके ऑपोजिट चला जाएगा, ठीक है। उसमें सिंपल से इसने एग्जांपल दी है, पी इम्प्लाइज क्यू कर रहा है, ठीक है, उस पर निगेशन अप्लाई कर दी है। निगेशन अप्लाई करने के बाद क्या हुआ है, निगेशन पे डिफरेंट लॉज को कर दिया अप्लाई, ठीक है, डबल नेगेशन आ गया, डबल नेगेशन के बाद डिमॉर्गन लॉ अप्लाई किया, डिमॉर्गन लॉ के डबल नेगेशन किया और आपकी स्टेटमेंट आपके पास आ गई है। उसको भी स्किप करते हैं, हम अपने के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है, एग्जांपल में भी ऑब्वियसली नेगेशन जहां भी आएगी, जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो उसके ऑपोजिट चले जाएगी। सपोज स्टेटमेंट को सिर्फ देख लेते हैं, इफ अली लिव्स इन पाकिस्तान देन ही लिव्स इन लाहौर, ठीक है, अगर वो पाकिस्तान में रहता है तो वो लाहौर में रहता है। अब इसके नेगेशन लगाना है तो हम नेगेशन किस तरह से लगाएंगे, अली लिव्स इन पाकिस्तान एंड इट इज नॉट लिव इन लाहौर, ठीक है, इसको और कर देना है, इस पे नॉट लगा देना है। इसी तरह जो बाकी की कंडीशन उसमें अगर नेगेशन लगाना तो उसमें इस तरह से लगा देना है। उसके बाद इनवर्स क्या है, अब कंडीशनल स्टेटमेंट को हमने पढ़ ली, ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन है, कंडीशन जो दूसरी कंडीशन पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, इम्प्लाइज कर रही होती है, पी इम्प्लाइज क्यू कर रहा होता है या पी इम्प्लाइज आर कर रहा होता है, ये कुछ भी, ठीक है। अब उनका इनवर्स क्या है, इनवर्स में क्या होता है, the inverse of the conditional statement p implies q is p negation p implies negation q, दोनों के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, नेगेशन लगा देते हैं इनवर्स में। इनवर्स का भी तो मतलब यही होता है ना कि ऑपोजिट, ठीक है, चेंज कर देते हैं। अगर p implies q है तो इसका जो इनवर्स होगा ऑब्वियसली वो नॉट p और नॉट q में जाएगा ना। इसी तरह से उसका तो टेबल यहाँ पे उन्होंने बना दिया, p और q की वैल्यूज दी है, ठीक है, p implies q को ले लिया वहां पे, अगर सेकंड वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स है, अदरवाइज तीनों वैल्यूज ट्रू है, वो यहाँ पे ट्रू लगा दी। उसके बाद नेगेशन पी और नेगेशन क्यू चाहिए, उनकी वैल्यूज ले ली, ठीक है, ऑपोजिट कर दिया। देन इन दोनों में लगाया है, जो आपका ये नेगेशन पी इम्प्लाइज कर रहा है नेगेशन क्यू के साथ, ठीक है, इन दोनों में जब लगाए इस कंडीशनल ऑपरेटर के लॉजिक के अकॉर्डिंग इस टेबल को किया तो इसमें फॉल्स वैल्यू अगर होगी सेकंड पे तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो जो इसका रिजल्ट आया वो डिफरेंट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंस नहीं है इसमें, ये इसके इनवर्स का ट्रुथ टेबल होगा। इनवर्स में क्या है कि जो भी आपकी स्टेटमेंट होंगी, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके साथ निगेशन लग जाएगी, वो अपोजिट साइड पे चले जाएंगे। इसी तरह इसको हम राइट किस तरह से करेंगे उसकी थोड़ी सी कंडीशन बता दी है, बस फर्स्ट एग्जाम्पल को आप लोग देख लो। इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 + 3 = 5, ठीक है, इस पे नेगेशन लगानी है। सपोज ये आपके पास P है, ये Q है, ठीक है, P की वैल्यू पे क्या है, इस पे भी नेगेशन लगा देना है, Q पे भी नेगेशन लगा देना है। हाँ, आपका वॉल्यूम कम नहीं होता, जैसे हम इस पे इनवर्स अप्लाई करेंगे तो इनवर्स में क्या होगा, इफ टुडे इज नॉट फ्राइडे, नॉट लगा दिया क्योंकि नेगेशन लगाना है, देन 2 + 2 नॉट इक्वल टू 5, इस पे भी नॉट लगा दिया, ये इसका इनवर्स हो गया। बाकी की एग्जांपल भी इसी तरह से है। उसके बाद मेरे पास सेकंड चीज आ रही है, कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कन्वर्स क्या है, ठीक है, द कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट p implies q is q implies p।
मतलब जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट होगी तो पहले आ जाएगी, जो पहली होगी वो सेकंड पे चले जाएगी, मतलब चेंज, डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी। P इम्प्लाइज Q है तो हम इसको कर देंगे Q इम्प्लाइज P। जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट होगी वो पहले आ जाएगी, जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी सेकंड पे लास्ट पे चले जाएगी, ठीक है। अब इसको सपोज इसका ट्रुथ टेबल देख लो, ये इसका ट्रुथ टेबल है, P इम्प्लाइज Q है, Q इम्प्लाइज P है, चेंज हो जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। फॉल्स का ट्रू है, ट्रू का फॉल्स आ जाएगा। इसके किस तरह से लिखना, किस तरह से है, अगर सपोज आपको कंडीशन दूँ और उस पर मैं लगाऊं कि आपने कन्वर्स लगाना है कंडीशनल स्टेटमेंट का, तो आपने कन्वर्स किस तरह से लगाना है, 2 days फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। अब जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसमें वो मेरे पास पहले आ जाएगी, जो पहले थी वो सेकंड पे चले जाएगी। तो इसका कन्वर्स किस तरह से लगेगा, इफ 2 + 3 = 5 देन 2 days फ्राइडे, ठीक है। ये इसका कन्वर्स हो गया। इस तरह आपको कोई भी स्टेटमेंट दी जाए उस पर आपको बोला जाए कि आपने इसका इनवर्स लिखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशनल कनेक्टिव, ठीक है, तो आपने उसका इनवर्स कर देना है। अगर उसको उसमें मैं बोलूँ कि आपने राइट करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल कन्वर्स, तो आपने कन्वर्स के लॉजिक के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को चेंज कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में मेरे पास आ रहा है कंट्रा पॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, इसमें क्या होता है, P इम्प्लाइज Q इज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, ठीक है। अब इसमें आपकी जो सेकंड वही कन्वर्स वाली कंडीशन है, लेकिन इसमें कन्वर्स वाली कंडीशन दोनों आ गई है, इसमें इनवर्स भी आ गया, इसमें कन्वर्स भी आ गया। इसमें कंडीशन कन्वर्स की पहले आएगी कि जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले आएगी, उसके बाद आपकी पहली स्टेटमेंट आएगी, लेकिन दोनों के साथ क्या है, निगेशन यूज कर देनी है, ठीक है। इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, P इम्प्लाइज Q इक्वल टू निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में देख लो, इफ 2 days फ्राइडे देन 2 + 3 = 5, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन पहले आएगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, 2 + 3 = 5, लेकिन इसके साथ हम लोगों ने निगेशन लगाना है, तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5, देन हमारे पास आएगी फर्स्ट कंडीशन 2 days नॉट फ्राइडे। नॉट क्यों लगाया, क्योंकि इसके साथ भी निगेशन लगाना है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो हमारे पास लास्ट पे आएगी। इसी तरह बाकी की एक्सरसाइज है वो जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व की हुई है, वो आप लोगों ने देख लेनी है। और ये जो ट्रुथ टेबल है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से बनवाऊंगी, किसी से भी, किसी का भी नेम कॉल करके, ठीक है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस खुद से कर लेनी है। आप लोगों को जितनी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं आप लोगों ने उस सबकी प्रैक्टिस करनी है, आपने डाटा आपने बुक से देखना है, ठीक है। बुक पे कौन सी क्वेश्चन है उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। गूगल से डिफरेंट एक्सरसाइज ले लें, डिफरेंट एग्जाम्पल ले लें, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज के लेक्चर में बेसिकली तो कुछ भी नहीं था, जो लॉस थे, ठीक है, उनको देखा, उनको थोड़ा सा अप्लाई किया, उसके बाद हमने एक नया कनेक्टिव पढ़ा, वो हमारा था कंडीशनल, ठीक है। अब कंडीशनल क्या है, उसमें सैम्पल्स इंग्लिश में किस तरह से करना है, इंग्लिश में स्टेटमेंट किस तरह से करना है, सैम्पल्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट हमने उसमें देखा कि उसमें कौन सी इसकी एप्लीकेशन आ रही है, उसमें उसका इन्वर्स आ रहा है, उसका कन्वर्स आ रहा है, उसमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ रहा है, उसकी 3 कंडीशन आ रही है, ठीक है। अब कोई भी स्टेटमेंट होगी वो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, इन्वर्स कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। अब और इनके ट्रुथ टेबल किस तरह से बनाना है। अब हमारा सिर्फ एक कनेक्टिव रह गया है बाई कंडीशनल, और उसके बाद हमारा लॉजिक्स का जो पोर्शन था वो कंप्लीट है। ये जो अब आ रहे हैं इन्हें तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जी अब बताएं, अब क्वेश्चंस करें, बताएं, ये बोरिंग है। ये मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें मुश्किल क्या है, ट्रुथ टेबल है सिंपल, और वही एक लॉजिक है, उसी पे सारे ट्रुथ टेबल बेस कर रहे हैं। जी वासिया, यस मैम। क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड है, बोरिंग है, टफ है, क्या सीन है इस सब्जेक्ट का, क्या लग रहा है आपको।